अगली हेडिंग है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। लास्ट क्लास में ये भी आपको बताया था, रिवाइज करा दें एक बार। आइए एक एग्जांपल लेते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट को रिवाइज करने के लिए। यहां पे आप लाइन खींच दीजिएगा कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कहीं बाद में आप कंफ्यूज ना हो कि ये इसी सॉल्यूशन में तो नहीं माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकल रहा है। ठीक है, दिस इज कंप्लीटेड। माइनॉरिटी इंटरेस्ट एग्जांपल लेते हैं। एच लिमिटेड के पास इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, क्या है इन्वेस्टमेंट? 60% इक्विटी शेयर इन एस लिमिटेड। कितने का? 80,000 रुपया। अब एस लिमिटेड की बात करते हैं, इसकी कहानी क्या है? इसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपया और रिजर्व एंड सरप्लस है 50,000 रुपया। ठीक है, एक बार आपको गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालने को बोले, देखिए निकाल पा रहे हैं कि नहीं आप? जल्दी निकालिए गुडविल या कैपिटल रिजर्व, जो भी आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इन्वेस्टमेंट हाउ मच? 80,000 माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। इन दोनों में हमको क्या करना होगा? 60% ही हटाना है। इक्विटी शेयर कैपिटल का 60% होता है 1,20,000 और रिजर्व एंड सरप्लस का 30,000। 1.5 लाख रुपया हटा दीजिए, क्या आएगा? 70,000 रुपया। क्या है ये? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, now I'll help you to calculate minority interest. माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये होता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या है? बोलिए, वो लाइन बोलिए जो आपको लास्ट क्लास में बोली थी। व्हाट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट? देख के कंट्रोल ऑन एसेट विदाउट इन्वेस्टमेंट। बिना इन्वेस्ट किए हम कितना कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझिए, जब एक कंपनी में हम 60% पैसा लगाते हैं तो क्या मेरा कंट्रोल उस कंपनी पे आ जाता है? हाँ, तो पता है क्या कहा जाता है? 60% कंट्रोल कितना आ जाता है? एक कंपनी में 60% पैसा लगाते हैं तो कंट्रोल कितना करने लग जाते हैं? उस कंपनी की 100% एसेट को कंट्रोल करते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि ये वाला कंट्रोल करना है, कुर्सी छू सकते हो, टेबल नहीं छूना है। नहीं, अगर एक कंपनी में 50% से ज्यादा मेरे शेयर होते हैं तो हम उस कंपनी को कंट्रोल करते हैं। पूछेंगे कंट्रोल कितना करते हैं तो पता है आप क्या बोलेंगे? 60% नहीं, कितना? 100%। ठीक है, बेसिकली आप ये समझिए, कंट्रोल का मतलब ये होता है कि हम किन चीजों पे मेरा हक है। बेसिकली कंट्रोल तो हम सभी कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल तो अब हम सारी चीजों को कर रहे हैं। इसमें से 60% पैसा लगा के कंट्रोल कर रहे हैं और 40% बिना पैसा लगाए कंट्रोल कर रहे हैं। जो हम 40% बिना पैसा लगाए कंट्रोल करते हैं उसी को कहा जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। व्हाट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट? कंट्रोल विदाउट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो व्हाट इज कंट्रोल विथ इन्वेस्टमेंट? 60%। देन कंट्रोल विदाउट इन्वेस्टमेंट इज 40%। 40% निकाल लीजिए। इक्विटी शेयर कैपिटल का भी 40% करना होगा और रिजर्व एंड सरप्लस का भी 40% आपको करना होता है। कितना हो गया? 2 लाख का 40% 80,000 और 50,000 का 40% 20,000। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1 लाख रुपया है। कोई तकलीफ नहीं ना? यही होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, आइए अगली हेडिंग देखते हैं। तो आई एम नॉट रीडिंग इट आउट, ये सिखा दिया है हमने। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है? बेसिकली इन्वेस्टमेंट
जो पोर्शन के लिए हमने नहीं कर रखा है उसी को माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते हैं। नाउ प्रॉफिट और लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट और लॉस होता है तो इससे माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा अगर सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। बेसिकली सब्सिडरी कंपनी ने अगर 1 लाख रुपया कमाया और हम सब्सिडरी कंपनी में 60% शेयर रखते हैं, तो बताइए 1 लाख रुपए में मेरा हिस्सा कितना है? 60,000 रुपया। 40,000 रुपया कहां बढ़ जाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। रिपीट करें अपनी बात, अगर होल्डिंग कंपनी ने 1 लाख रुपया कमाया और मेरा हिस्सा कितना है? होल्डिंग कंपनी का हिस्सा कितना है? 60%। तो 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में 60,000 रुपया किसका है? किसका है? होल्डिंग कंपनी का। होल्डिंग कंपनी वो 60,000 रुपए का प्रॉफिट क्या करेगी? अपने पीएल में दिखाएगी, ठीक है। कहेगी मेरा प्रॉफिट है। जब वो कंसोलिडेटेड पीएल बनाएगी उसका प्रॉफिट उठा लेगी, कहेगी 60% प्रॉफिट किसका? मेरा, ठीक है। बचा 40% प्रॉफिट, 40,000 रुपया, वो क्या करेगा? 40,000 रुपया का प्रॉफिट, उससे माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। लॉस होगा तो क्या होगा? उल्टा केस। अगर 1 लाख रुपया का लॉस होता है तो यही काम होगा। 60,000 रुपए का लॉस किसका है? होल्डिंग का। और 40,000 रुपए का लॉस कहां से कम होगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू से, ठीक है। लेकिन अब आगे सुनिए और ध्यान से सुनिए जो कह रहे हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट है कितने का? 30,000 रुपया है ही। कितना माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू? ये जो निकाले आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहां पे 1 लाख, यही पता है कितना आया? मान लीजिए ये 30,000 रुपया आया, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज 30,000। सब्सिडी कंपनी को लॉस हो जाता है 1 लाख रुपया, तो माइनॉरिटी का हिस्सा कितना? 40%, 40,000, ठीक है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नील होगी बस। 30,000 में से 40,000 नहीं घटेगा। पता है कितना घटेगा? 30,000। अब होल्डिंग कंपनी को कितना घाटा बियर करना पड़ेगा मालूम है? 70,000 रुपया। बाकी पूरा घाटा होल्डिंग कंपनी बियर करेगी। हम रिपीट कर देते हैं अपनी बात, ध्यान से सुनिए। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना? आइए हम लिख के बात करते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सब्सिडरी, ठीक है। मान लीजिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? ऑन 1/4/2018 माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज 30,000, ठीक है। Holding company has 60% equity share in subsidiary company, ठीक है। 31 मार्च 19 को लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी इज ₹1 लाख। कंप्यूट माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 2019। सुनिए अब ध्यान से। माइनॉरिटी इंटरेस्ट की जो भी वैल्यू आपने कंप्यूट की है, जैसे जैसे सब्सिडी कंपनी बढ़ाते प्रॉफिट कमाती जाएगी माइनॉरिटी इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिकली होता यह है कि अगर 60% ये होल्डिंग कंपनी का शेयर है तो प्रॉफिट में 60% होल्डिंग कंपनी को मिलेगा, बाकी 40% उसको नहीं मिलेगा, तो उससे माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर लॉस होता है तो रिवर्स केस है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। अब यहां पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट 30,000 रुपए का है, जबकि साल भर के बाद लॉस वाली पोजीशन कितने की आ गई? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए में 40% माइनॉरिटी का हिस्सा कितना बन रहा है? 40,000, ठीक है। तो क्या 30,000 रुपए की माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू है, वो 40,000 रुपए का लॉस वहां से बियर कराया जाएगा? नहीं, वो 30,000 रुपए का है। पता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने रुपए का हो जाएगा? नील। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 30,000 रुपए में से हम सिर्फ 30,000 रुपए का ही लॉस घटाएंगे। लॉस ओनली 30,000 विल बी डिडक्टेड और ये नील हो जाएगा। अब प्रश्न ये आता है कि 10,000 रुपए का लॉस जो यहां से नहीं घटा, वो लॉस कहां गया? वो होल्डिंग कंपनी ने बियर किया। तो आपकी नॉलेज के लिए यहां लिख दें, होल्डिंग कंपनी bears loss of ₹70,000, 70,000 रुपए का लॉस बियर करेगी।
आगे की बात भी करें अब सुनिए आगे। अगले साल का प्रॉफिट हो जाता है 50,000। आई एम चेंजिंग द पेज, कर ले। प्रॉफिट ऑफ 1920 इज 50,000, ठीक है। कैलकुलेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 2020। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने का है? 50,000 रुपया कमा लिया। प्रॉफिट ऑफ 19-20 ऑफ सब्सिडरी है ये, और सब्सिडरी कंपनी 50,000 कमा ली, जिसमें 40% हिस्सा किसका? माइनॉरिटी, और 60% होल्डिंग, ठीक है। तो अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने का हो जाएगा? 20,000? बिल्कुल नहीं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट अब 20,000 रुपए का नहीं कहलाएगा, सिर्फ 10,000 रुपए का कहलाएगा। सुनिएगा क्यों? वो 10,000 रुपए का लॉस जो होल्डिंग कंपनी बियर किया था, तो इस बार 10,000 रुपए का प्रॉफिट भी वो ज्यादा लेगा। अब वो ये बोलेगा 50,000 रुपए में से 20,000 तुम्हारा, 30,000 हमारा, ठीक है, अच्छी बात है। जो 10,000 पिछली बार लॉस क्या किया था, होल्डिंग ने बियर किया था, वो लॉस क्या होगा? रिकवर कराया जाएगा। तो 10,000 सब्सिडी से उठ एक माइनॉरिटी से उठ के कहां चला आएगा? होल्डिंग में चला आएगा। बेसिकली पोजीशन ये होगी, 50,000 का बंटवारा करिए, ये आएगा माइनॉरिटी में कितना आएगा और होल्डिंग में कितना आएगा। माइनॉरिटी में आएगा 20,000 और होल्डिंग में आएगा 30,000। फिर माइनॉरिटी से 10,000 घटाना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि माइनॉरिटी का 10,000 रुपया पिछली बार किसने बियर किया था? होल्डिंग ने, ठीक है। ये घटाना पड़ेगा और यही 10,000 रुपया यहां लाके ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली हिस्सा हो जाएगा 40,000 और 10,000। अब सुनिए सुनिए सुनिए, अगर 19-20 का प्रॉफिट मान लीजिए बस 20,000 रुपया होता, तब 19-20 का प्रॉफिट अगर सिर्फ 20,000 रुपया होता तब, तो 20,000 का बंटवारा करो, 60% 12,000, माइनॉरिटी का 8,000। लेकिन अब 8,000 माइनॉरिटी की तरफ डाला जाएगा? नहीं, माइनॉरिटी का पहले ही 10,000 रुपए का घाटा किसने ले रखा है? होल्डिंग ने। 8,000 पूरा ले लेगा। अगर अगले साल 20,000 का प्रॉफिट होता तो पूरा 20,000 रुपया कहां जाता? होल्डिंग में प्रॉफिट बढ़ाया जाता, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट आज भी नील का होता, ठीक है। यहां माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू 10,000 हो गई। यहीं पे हम लिख रहे हैं सपोज प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी इन 19-20 इज रुपी 20,000। तो अब क्या होता? देखो बच्चों, 20,000 में से माइनॉरिटी वालों का हिस्सा आता 8,000 और होल्डिंग वाले का हिस्सा आता 12,000। लेकिन 10,000 रुपए पहले ही होल्डिंग ने बियर कर रखा है, उसको 10,000 रुपए तक की रिकवरी इसको करनी है। अभी 8,000 की रिकवरी ही कर पा रहा है, तो चलिए 8,000 इससे ले लेगा, कहेगा 8,000 लाओ, ये 8,000 यहां ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा नील, माइनॉरिटी इंटरेस्ट नील, और 20,000 रुपए का प्रॉफिट बढ़ जाएगा होल्डिंग कंपनी का, ठीक है। अब अगले साल जो प्रॉफिट आएगा उसमें से पता है कितना ले लेगा? जो माइनॉरिटी के हिस्से जाएगा उसमें से 2,000 अभी और लेगा। बांट लेंगे कि नहीं? मान लो अगले साल फिर आ गया 20,000 का प्रॉफिट, क्या होगा? 8,000 12,000, 2,000 उधर से खींचेगा तो 6,000 और इधर हो जाएगा 14,000। समझ में आया? अगले साल अगर फिर, अगले साल का मतलब है 20-21 में, अगर 20-21 में 20,000 रुपए का प्रॉफिट आएगा तो फिर से बटेगा 8,000 और 12,000। 8,000 रुपए में से 2,000 घटेंगे, बचेगा 6,000, और 2,000 उधर जाके बढ़ जाएंगे 12,000 में, हो जाएगा 14,000। तो बंटवारा होगा 6,000 और 14,000, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6,000 हो जाएगी अगले साल। अभी नील है, अभी भी देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने का? नील। समझ में आ गया ना सबको? पढ़ लिया जाए प्रॉफिट लॉस ऑफ सब्सिडरी, यही जो बोला है हमने ना, यही बात है। द लॉस एप्लीकेबल टू द माइनॉरिटी इन द कंसोलिडेटेड सब्सिडरी may exceed the minority interest in the equity of the subsidiary। कह रहा है कभी कभी लॉसेस एप्लीकेबल टू माइनॉरिटी ज्यादा हो जाता है जितना इक्विटी होल्ड कर रही है सब्सिडरी में माइनॉरिटी। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस जो माइनॉरिटी का है, कह रहा है उससे ज्यादा लॉस हो गया है। द एक्सेस एंड एनी फर्दर लॉसेस एप्लीकेबल टू द माइनॉरिटी आर एडजस्टेड अगेंस्ट द मेजॉरिटी इंटरेस्ट। कह रहा है वो मेजॉरिटी के इंटरेस्ट से हटाया जाएगा। व्हाट इज मेजॉरिटी इंटरेस्ट?
होल्डिंग, मेजॉरिटी इंटरेस्ट के ऊपर लिखो होल्डिंग कंपनी की बात हो रही है। कह रहा है एनी फर्दर लॉसेस, ज्यादा लॉस अगर हो गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू से ही ज्यादा लॉस हो गया, तो कह रहा है मेजॉरिटी से हटाओ। मेजॉरिटी का मतलब होता है होल्डिंग। वाई होल्डिंग कंपनी को मेजॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं? मेजर शेयर उसी के पास है 50% ज्यादा, ठीक है। एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट दैट द माइनॉरिटी हैज अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन टू एंड इज एबल टू मेक गुड द लॉसेस। अगर ये बात कही गई है कि माइनॉरिटी के पास एक ऑब्लिगेशन है कि उसे बियर करना ही पड़ेगा और वो करने के लिए तैयार भी है, ठीक है, ऐसी कोई पोजीशन होती नहीं। क्या बोल रहा है? कह रहा है लेकिन अगर माइनॉरिटी का एक ऑब्लिगेशन है, कहीं लिखित ये बात है कि चाहे कुछ भी हो जाए माइनॉरिटी देगी, ठीक है, और वो देने के लिए तैयार भी है, इतनी बात सिर्फ लिखा हुआ है यही बात नहीं, पहले से डन है कि माइनॉरिटी देगी और माइनॉरिटी दे भी रही है। अगर ऐसा है तो होल्डिंग बियर नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर कभी ऐसी बात लिख दे क्वेश्चन में तो फिर आप बियर करा दीजिएगा उसको, ठीक है, लेकिन ऐसी बात आनी नहीं है। इफ सब्सिडरी सब्सिक्वेंटली रिपोर्ट्स प्रॉफिट, अब कह रहा है बाद में मान लो प्रॉफिट हुआ, पहले लॉस हुआ था अब प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या होगा? ऑल सच प्रॉफिट्स आर एलोकेटेड टू द मेजॉरिटी इंटरेस्ट। कह रहा है प्रॉफिट मेजॉरिटी वाले को देते रहो, मतलब कि होल्डिंग को देते रहो। कब तक होल्डिंग को देते रहे? जब तक कि जितना घाटा होल्डिंग ने बियर किया है माइनॉरिटी के हिस्से का वो पूरा ना हो जाए। कह रहा है फ्यूचर में जब प्रॉफिट आएगा सब्सिडी कंपनी का तो पूरा किसको दो? होल्डिंग को। कब तक दो? जब तक कि जितना घाटा वो माइनॉरिटी के हिस्से का बियर किया था वो पूरा ना हो जाए। Until the minority share of losses previously absorbed by the majority has been recovered, जितना घाटा वो एब्जॉर्ब किया था वो रिकवर ना हो जाए। तो अगर हमने जो एग्जांपल दिया है ना आपको, वो एग्जांपल आप रिवाइज कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, इसी पे प्रॉफिट और लॉस ऑफ सब्सिडरी पे, और बेसिकली वो प्रॉफिट लॉस कराते जाएगा सब्सिडी को और आपसे पूछेगा बताओ माइनॉरिटी इंटरेस्ट आज कितनी है, ठीक है। A Limited acquired 70% of equity share of B Limited. Who is holding? A. Who is subsidiary? B. On 1/4/2010, डेट याद रखनी होती है, किस दिन एक्विजिशन हुआ? 1/4/2010 को। कॉस्ट कितनी? 10 लाख रुपए। When B Limited had an equity share capital of 10 लाख and reserve and surplus of 80,000. कह रहा है उस समय 10 लाख रुपए में शेयर खरीदा गया है जिस समय इक्विटी शेयर कैपिटल सब्सिडरी का 10 लाख था और सरप्लस उसका था 80,000, ठीक है, उस समय खरीदा गया है, ठीक है। तो 10,80,000 रुपए का बेसिकली 70% किसका हो गया? ए का, और 10,80,000 रुपया इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस मिला के उसका 30% क्या कहलाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालते हो? इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का वो परसेंटेज जो होल्डिंग के पास नहीं है, ठीक है ना। इन द 4 consecutive year बी लिमिटेड फेयर्ड बैडली एंड सफर्ड लॉसेस। कह रहा है 4 सालों में जबरदस्त घाटा हुआ है, 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। ये 4 साल कौन कौन से होंगे जब हम लिख लें? ये होगा 10-11, दिख रहा है ना, 10-11। 4 लाख रुपए का घाटा किस साल का है? 11-12। फिर ये होगा 12-13। 1/4/2010 का पोजीशन बताया, उसके बाद 4 साल का लगातार घाटा बता रहा है, तो 10-11 से घाटा शुरू हो रहा है, ठीक है। 10-11, 11-12, 12-13, ये कौन सा घाटा है? 13-14। फिर कह रहा है देयर आफ्टर इन 14-15, हाँ हम लोग सही बैठाए हैं, 13-14 तक का लॉस, अब 14-15 से क्या हुआ? Thereafter in 14-15 B Limited experienced turnaround and registered an annual profit of 50,000. 14-15 में 50,000 का प्रॉफिट है अब ये, ठीक है। इन द नेक्स्ट 2 ईयर 15-16, 16-17 B Limited recorded annual profit of 1 लाख and 1.5 लाख। कह रहा 15-16, 16-17 में भी प्रॉफिट हुआ, ये 15-16 का प्रॉफिट है, ये 16-17 का प्रॉफिट है। So the minority interest at the end of each year for the purpose of consolidation. हर साल के अंत पे
यानी हर साल के अंत पे मतलब हो गया 31 मार्च 1/4/2010 की कहानी बताया है, वहां से शुरू किया है। तो पहला साल आएगा 31 मार्च 2011। 31 मार्च 2011 से लेके कब तक हमको बताना होगा? 31 मार्च 2017 तक माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना कितना हर साल है, ये बताइए। बताया जाए, प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करते जाते हैं खड़ाखड़ उसी में से और बताते जाते हैं। सबसे पहले माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लीजिए ऑन 1/4/2010। इक्विटी शेयर कैपिटल 0.30 ना, 0.30 इंटू 10 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस 0.30 इंटू हाउ मच, 80,000, 3,24,000 मिला के हो गया 3,24,000। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1/4/2010 को कितना हो गया? 3,24,000। चलिए अब एक चार्ट बनाते हैं हम लोग, हर साल के अंत पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने का ये दिखाएंगे। चार्ट कुछ इस तरीके से बनाइए, लिखिए ईयर, ठीक है। उसके बाद अगला कॉलम लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सब्सिडी, का नाम क्या है? बी लिमिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सब्सिडी बी लिमिटेड। फिर उसके बाद एक कॉलम बनाइए माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उसके बाद बनाइए शेयर ऑफ, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बी लिमिटेड में माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है वो हम बताएंगे, और शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी को प्रॉफिट लॉस में हिस्सा कितना मिलेगा। और एट टाइम्स ये भी आप पाएंगे कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूरा लॉस नहीं ले पा रही है, नहीं ले पा रही है तो वो भी कौन लेगा? होल्डिंग। तो माइनॉरिटी का जितना लॉस होल्डिंग लेगी वो अलग से हम लिख देंगे एक तरफ, लॉस ऑफ माइनॉरिटी बॉर्न बाई होल्डिंग। ठीक है, 1/4/2010 पहले लिखिए यहां पे, 1/4/10 को माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? 3,24,000। कोई दिक्कत नहीं ना होए। 10/11 का हमको प्रॉफिट या लॉस जो भी है बताइए कितना है? 2.5 लाख रुपए का लॉस है, 2.5 लाख रुपए निगेटिव लिखिए। इसको डिवाइड कीजिए 30-70 के रेशियो में, 30% हो जाएगा 75,000, 75,000 रुपए यहां से लेस कीजिए और होल्डिंग कंपनी के हिस्से जाएगा 1,75,000 रुपए का। बेसिकली होल्डिंग कंपनी का हम कुछ नहीं निकाल रहे, हमको निकालना क्या है पता है? एक सेकेंड ध्यान दीजिए, हमको बस ये निकालना है, ये मालूम है ना सबको, हमको बस माइनॉरिटी इंटरेस्ट हर साल का निकालना है। वो तो आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ये मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, ये तो बस प्रेजेंटेशन के लिए दिखा दे रहे हैं। 30% यहां गया, 70% यहां गया, ठीक है ना, इससे मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ माइनॉरिटी इंटरेस्ट से ही है। होल्डिंग कंपनी क्या करेगी? अपने में 1,75,000 रुपए का लॉस ले लेगी।
अच्छा, अगर ऐसी पोजीशन हो जाती है तो बताइए क्या होगा। 31 मार्च 11 को माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने रुपए का हो जाएगा? 3,24,000 में से 75,000 लेस कर दीजिए। 2,49,000 हर साल का वैसे ही निकालना है। 2,49,000 एक आंसर निकल गया। ये हो गया पहला आंसर। हर साल के अंत पे निकालना था ना। ये देखो, ये 31 मार्च 2011, ये उसकी वैल्यू, यही निकालना है बस। बाकी तो हम वर्किंग के लिए कॉलम बनाए हैं बस। अब ऐसे ही 11-12 का बताओ, प्रॉफिट या लॉस जो भी है कितना है? 4 लाख रुपया है। 4 लाख रुपया जब बांटो तो 1,20 और 2,80। निगेटिव लॉस है ना, तो ब्रैकेट में दिखाइएगा सारी फिगर। 2,80। ठीक है, तो जरा ये बताइए 31 मार्च 12 को क्या पोजीशन हो जाएगी माइनॉरिटी इंटरेस्ट की? 1,29,000 ये पोजीशन हो गई। यही निकालना था हमको। देखिए 12 का भी निकल गया। ये हो गया 12 का, 31 मार्च 12 का। ठीक है, अब 12-13 का बताओ। जस्ट अ मिनट। हाँ, 12-13 का क्या बता रहे हैं, कितना है? 5 लाख। 5 लाख का घाटा है। बाकी कितना कितना जाएगा? 1.5 और 3.5। रुक जाइए, अब 1.5 और 3.5, तो 3.5 तो पहले इधर लिख दीजिए, इसका है। 1.5 लाख रुपया यहां से जाएगा नहीं, माइनॉरिटी वाले में 1.5 लाख रुपया नहीं खप पाएगा। कितना खपेगा? 1.29 ही। 1.29 यानी अभी होल्डिंग वाले को कितना लॉस और बियर करना पड़ेगा माइनॉरिटी का? हाँ, 21,000। यहां लिखेंगे 21,000। लास्ट कॉलम ने बनाया लॉस ऑफ माइनॉरिटी बॉर्न बाई होल्डिंग। अच्छा, अब ये लॉस को निगेटिव मत लिख दीजिएगा। पता है हमने ऊपर पहले ही हेडिंग दी है लॉस, तो ये 21,000 ही लिखिएगा। पहले ही हेडिंग लिखा है ना, लॉस लिख ही रखा है। अगर ऊपर प्रॉफिट वर्ड लिखे होते तो निगेटिव की तरह दिखाते। अगर आपने गलती से निगेटिव कर दिया 21,000 को, तो पॉजिटिव कर दीजिए, क्योंकि ऊपर लॉस है। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं? ये वाला यही तो था जो सिखाना था। समझ में आ गया सबको? बेसिकली यहां पे देखिए 1,29,000 माइनॉरिटी का हिस्सा आ रहा है। माइनॉरिटी का हिस्सा 129 ही हम घटा पा रहे हैं। रीजन बीइंग कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट था ही कितने का? 129 ही था। यहां पे देखिए ये 129 ही चल रहा था ना, ये वैल्यू। ये बात आपको क्लियर हो रही है कि नहीं कि 1,29,000 ही हमने माइनॉरिटी से यहां से क्यों घटाया? वो इसलिए घटाया, 5 लाख रुपए का 30% शेयर तो कितना आता है? 1.5 लाख। लेकिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट अवेलेबल ही कितना है हमारे पास यहां पे? 129। तो 129 तो हमने यहां से डिडक्ट कर लिया। बैलेंस 21,000 ये कौन बियर करेगा? होल्डिंग। ठीक है, अब बताइए माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने का हो गया है? नील। इसकी वैल्यू 0 हो गई ऑन 31 मार्च 2013। ठीक है, चलिए आगे बताइए। अब इसके बाद कौन सा साल आएगा? 13-14। 13-14 में क्या पोजीशन है? अगेन लॉस हुआ है 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 रुपए का लॉस का 70% हिस्सा होल्डिंग का है। 70% करिए 84,000। ठीक है, और 30% हिस्सा माइनॉरिटी का है, जो भी कौन बियर करेगा? होल्डिंग ही, क्योंकि माइनॉरिटी तो नील चल रही है ना,
तो यहां से अब लॉस नहीं है, अब ये होल्डिंग ही बियर करेगी। कितना? 36,000। ध्यान दीजिएगा ये लॉस फिगर है, लेकिन फिर भी यहां पे 36,000 हम पॉजिटिव लिख रहे हैं क्योंकि इसकी हेडिंग के ऊपर पता है क्या है? लॉस है। अगर इसकी हेडिंग ऊपर प्रॉफिट होती तो हम क्या करते? नीचे निगेटिव फिगर लिखते। लेकिन मजबूरी मेरी ये है कि हम ऊपर प्रॉफिट वर्ड नहीं लिख सकते क्योंकि लॉस बॉन्ड करता है होल्डिंग, प्रॉफिट बॉन्ड नहीं करता है, इसलिए वर्ड लॉस ही लिखना पड़ेगा। इसलिए मजबूरी है उल्टा लिख रहे हैं। ठीक है, घबराइएगा नहीं ये उल्टा देख के। आप ऐसे मान के चलिए कि इस कॉलम में जो भी लिखा हुआ है वो उल्टा चल रहा है, तो ये अभी डैश कुछ भी नहीं होगा। तो 13-14 के बाद यानी 31 मार्च 14 को क्या पोजीशन होगी? 31 मार्च 14 को क्या पोजीशन होगी? वैल्यू ये नील होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बताइए 14-15 का बोलिए। 14-15 का 50,000 प्रॉफिट है ना? 50,000 का प्रॉफिट। जल्दी बताइए कितना कितना हिस्सा बनेगा? 15,000 और 35,000 बनता ये है ना? बनता क्या है वो डिस्ट्रीब्यूशन बात है। 15,000 एंड 35,000, तो 35,000 पॉजिटिव फिगर यहां लिखिए। 15,000 इसको नहीं देंगे, पता है क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इतना लॉस वो पहले ही बियर कर चुका है। कितना लॉस किया है? जा जोड़िए, 37,000, 57,000। तो 57,000 तक का प्रॉफिट भी जो सब माइनॉरिटी का हिस्सा होगा, 57,000 तक का प्रॉफिट कौन लेगा? पहले होल्डिंग लेगी। तो ये 15,000 भी ये लोग ले लेंगे और इस 15,000 को हम निगेटिव लिखेंगे यहां। अब ये क्यों? मजबूरी ये सब उल्टा करना पड़ेगा। ऊपर लॉस लिखे थे ना, तो लॉस को पॉजिटिव लिख देंगे और प्रॉफिट को कैसे लिखेंगे? एज निगेटिव। नाउ द पोजीशन ऑन 31 मार्च 15। 31 मार्च 15 को पोजीशन ये कितनी होगी? नील। नाउ 15-16 की बात करिए। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, 1 लाख का प्रॉफिट बांटो 30,000 और 70,000। ये बताइए 30,000 में से कुछ दे इसको कि पूरा दे दें होल्डिंग को ही? पूरा होल्डिंग को 57 बता रहे थे ना ये देखो, ये देखो, ये 57,000 है। अभी 15,000 रुपए ही ले पाया है बेचारा, यानी अभी कितना और लेना चाहता है? 57,000 में से 15,000 लेस कीजिए, 42,000 अभी और लेना चाहता है। जब तक 42,000 ले नहीं लेगा माइनॉरिटी को कुछ लेने नहीं देगा। ठीक है, तो अभी तो कितना हिस्सा बना? 30,000 पूरा लेगा, माइनॉरिटी फिर अंडा रहेगा और ये 70,000 यहां। कोई तकलीफ किसी को? नहीं। आपको क्यों तकलीफ होगी? माइनॉरिटी को तकलीफ होनी होगी तो होगी। 31 मार्च 2016 पोजीशन यही है कि अभी ये नील चल रहा है। ये हर साल का आंसर आते जा रहा है। जितना भी 31 मार्च को माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल रहे हो वो वैल्यू ही आंसर है आपका। हर साल के अंत में माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना था। एक आखिरी बार अब आएगा ना 16-17, यस लास्ट टाइम। 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट, किसका कितना हिस्सा? पहले होल्डिंग का बता दो कितना हिस्सा? 70%, 1,05,000। 45,000 रुपया किसका बन रहा है? माइनॉरिटी का। लेकिन 45,000 रुपया ये भी माइनॉरिटी को दीजिए मत पूरा, पहले देखिए कि कितना अभी इसको लेना है होल्डिंग को। होल्डिंग को टोटल 57 लेगा तभी मानेगा। वो इसलिए 57 में मानेगा क्योंकि दिया क्या किया था? लॉस भी 57 का लिया था, तो 57 का प्रॉफिट चाहिए उसको। अभी तक कितना ले पाया है? 45। तो 12,000 अभी और लेके मानेगा ये। 12,000 और लेगा तो माइनॉरिटी का हिस्सा कितना था? 1.5 लाख का 30% 45,000। 45,000 में से 12,000 हटा दीजिए, 33,000 इसको और मिल जाएगा। ठीक है, अब कहानी ये होगी कि 31 मार्च 2017 को माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने का है? 33,000। क्लियर है सबको? अच्छा है, मजा आया? ठीक है,
आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमिन इन ईच केस, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमिन इन ईच केस। पहला, नीचे कई सारे केसेस हैं बेसिकली, देखिए इस क्वेश्चन में केस 1 2 3 4 दिख रहा है। हर केस में आपको 3 कैलकुलेशन करनी है। क्या क्या कह रहा है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन किस दिन होता है? ईयर एंड पे बैलेंस शीट कंसोलिडेट कराई जाती है, तो ईयर एंड पे भी निकालना है आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट और डेट ऑफ एक्विजिशन पे भी निकालना है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना बहुत आसान होता है। होल्डिंग कंपनी का जितना शेयर नहीं होता है उतना इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस करना होता है। ठीक है, फिर आपको निकालना है गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व ये किस दिन निकालेंगे? गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन हम खोलेंगे पोर्टली को, ठीक है, उस दिन हम गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व को चेक कर लेंगे। ठीक है, thereafter amount of holding company's profit in consolidated balance sheet assuming holding company's own profit and loss to be 2 lakh in each case। कह रहा है होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे, ये मानते हुए कि होल्डिंग का अपना प्रॉफिट 2 लाख रुपए का है। तो बेसिकली क्या होता है, होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट कितना होता है आपको बता दें। होल्डिंग कंपनी का अपना प्रॉफिट और सब्सिडरी का उतना प्रॉफिट जितना वो शेयर होल्ड करता है। ठीक है, जैसे सब्सिडी का प्रॉफिट 1 लाख रुपए है और होल्डिंग का कंपनी का शेयर है 60%, तो 60,000 सब्सिडी का प्रॉफिट हो जाएगा, 2 लाख इसका अपना है, 2,60,000 प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, आपसे कह रहा है कि होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट कंसोलिडेशन पे कितना होगा, अपना प्रॉफिट अगर 2 लाख है तो 2 लाख में सब्सिडी के प्रॉफिट को बढ़ाते जाइए, अगर लॉस है सब्सिडी का तो घटा दीजिए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं ना। क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। ए बी 4 केसेस हैं। पहले कह रहा है मान लो सब्सिडी कंपनी ए है जिसका 90% शेयर आपने होल्ड किया है, कितने रुपए में? 1,40,000 रुपए में। कॉस्ट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट कितने की है। इन्वेस्टमेंट इज 1,40,000। जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट की थी 1/1/2019 को, ठीक है, कैलेंडर ईयर यहां बता रहा है बेसिकली, 1/1/2019 को एक्विजिशन किया और 31/12/2019 को कंसोलिडेशन हो रहा है। ईयर एंड 31/12 है, यानी कैलेंडर ईयर की बात हो रही है। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस इस दिन इतना था और इस दिन शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस इतना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना। देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। देखिए इधर केस ए में, केस 1 में 1,50,000 रुपए का 10%, क्योंकि 90% होल्डिंग कंपनी का शेयर है, तो 10% किसका करना होगा? 1,50,000। ईयर एंड पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालिए, बहुत आसान है। 1,70,000 का 10%, 17,000। समझ में आ गया ना सबको? तो बस यही तो करना है। चलिए आंसर 4, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग। पहले लिखेंगे केस, ठीक है, फिर लिखेंगे हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट परसेंटेज कितना है, ठीक है, फिर हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, फिर हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ऑन कंसोलिडेशन, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन एक्विजिशन, माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन कंसोलिडेशन। केस माइनॉरिटी इंटरेस्ट का परसेंटेज, कैपिटल बिगिनिंग पे एंड पे, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट बिगिनिंग पे और एंड पे। कोई तकलीफ? केस 1 माइनॉरिटी इंटरेस्ट 10%, ठीक है,
इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन बताइए कितना है? 1,50,000। और कंसोलिडेशन के दिन कितना है? 1,70,000। वैसे ही केस 2 बताइए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना? 15%। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट परसेंटेज 15%। ओपनिंग डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन कितना हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस 1,30,000। ठीक है, और कंसोलिडेशन के वाले दिन 1,20,000। तीसरा केस बताइए, 20%, 70,000 और 70,000। चौथे केस में बताइए 0%, 90,000 और 1,05,000। माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो बहुत आसान सा है ना, बस 10% करिए, आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। 15,000, 17,000 और बोलो 13,000, 12,000, 14,000, 14,000, नील नील। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? मजाक कर रहा है आप लोगों के साथ। ठीक है, क्या हो गया केस 2 में? अच्छा 15% है भाई, 15% है, हमने 10% बोल दिया। जल्दी बोलो, 15% बोलो। 19,500 और 18,000। बहुत अच्छे। एक लाख 50,000 का 90% होगा 1,35,000। आइए अभी अगला दिखाएं आपको। पार्ट 2 क्वेश्चन का क्या है? गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितने की है ये देख लीजिए, और उसमें से क्या कीजिए, जिस दिन इन्वेस्टमेंट की गई है उस दिन का इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस का उतना परसेंटेज माइनस कर दीजिए जितना परसेंट शेयर होल्डिंग ने होल्ड किया है। तो देखिए 1,40,000 में से क्या माइनस करेंगे? 1,50,000 रुपए का 90%। 1,50,000 का 90% कितना होगा? 1,35,000। 1,35,000 1,40,000 में से माइनस कर देंगे, 5,000 क्या आ जाएगा? गुडविल। यही निगेटिव फिगर आ जाए तो क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व। तो एक चार्ट बनाते हैं, चारों केस एक ही बार में कर लेते हैं। ये पहला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट हम लोग कर रहे हैं, गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। अच्छा, गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व के लिए क्या क्या कॉलम बनाया जाए? एक बनाया जाए केस, ठीक है, फिर हम लोग बनाया जाए होल्डिंग परसेंटेज, ठीक है, फिर किया जाए हम लोग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का एक कॉलम, फिर एक कॉलम क्या होना चाहिए? परसेंटेज इंटू नेट इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज इंटू सॉरी नेट एसेट। नेट एसेट निकालने का दो तरीका है, एसेट माइनस लायबिलिटी कर लो या शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ले लो। परसेंटेज इंटू नेट एसेट। फिर आप क्या कीजिए, अब इन्वेस्टमेंट माइनस, जब देखिए बेसिकली इन्वेस्टमेंट में से जब आप ये परसेंटेज इंटू नेट एसेट माइनस करेंगे तो या तो गुडविल आएगा और या फिर क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व। वन टू थ्री फोर। होल्डिंग का परसेंटेज है 90%, 85%, 80% एंड 100%। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1,40,000, 1,04,000, 56,000 और 1,00,000।
नेट एसेट में किस दिन का नेट एसेट लेना है? जिस दिन इन्वेस्टमेंट की हो, ठीक है, उसी दिन निकालो। नेट एसेट देखो, क्वेश्चन में आइए, नेट एसेट देखिए 1,50,000, 1,50,000 में ना परसेंटेज भी मल्टीप्लाई करो 90%, फिर बताओ कितना हुआ? 1,35,000। आइए अगला वाला, 1,30,000 में 85% लगाओ, 1,30,000 में 85%, बोलो। कोई दिक्कत नहीं ना? फिर 50 और 20 70,000 है, 70,000 का 80% कर दो। देखो क्या कर रहे हैं, 50, 20, 70,000, इसका 80%, 56,000। बहुत अच्छे। फिर क्या करोगे, 50, 40, 90,000, 90,000 का 100%, 90,000। आइए बताइए अब इन्वेस्टमेंट में से, देखिए इसमें से ये माइनस करिए, बताइए। पॉजिटिव फिगर तो गुडविल, 5,000 गुडविल, और बोलिए 6,500 क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व। अभी बताइए, कुछ नहीं, ना गुडविल ना कैपिटल रिजर्व। अब बताइए, गुडविल 10,000, ठीक है। थर्ड पार्ट क्वेश्चन का क्या है? थर्ड पार्ट क्वेश्चन का यह है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में प्रॉफिट कितना होगा? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में बेसिकली प्रॉफिट कितना दिखाया जाएगा? 2 लाख इसका अपना प्रॉफिट है, तो सब्सिडरी में और जितना प्रॉफिट है उतना और बढ़ा दीजिए। अगर सब्सिडी में लॉस हुआ है तो उतना माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 2 लाख रुपए में बेसिकली कुछ ऐड करना है या फिर कुछ लेस करना है, ठीक है। सारे केसेस में यही करना है। तो हम एक काम करते हैं, 2 लाख रुपए में कितना ऐड और लेस करना है ये निकाल देते हैं सबका, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। क्या क्या कॉलम बनाए? एक बनाइए केस, ठीक है। दूसरा कॉलम बनाइए होल्डिंग का परसेंटेज, क्योंकि उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तीसरा कॉलम बनाइए चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी। ओपनिंग और क्लोजिंग प्रॉफिट देख लीजिए तो पता चलेगा ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट आया है, तभी ना पता चलेगा। जैसे 10,000 पीएल का ओपनिंग बैलेंस था और 18,000 पीएल का क्लोजिंग बैलेंस है, तो सब्सिडी ने कितना कमाया ड्यूरिंग द ईयर? 8,000, ठीक है। उसमें होल्डिंग का परसेंटेज लगा दीजिएगा तो क्या पता चल जाएगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग, तो पता चल जाएगा कि प्रॉफिट में होल्डिंग का हिस्सा कितना है, ठीक है। और फिर उसमें 2 लाख रुपया और बढ़ा दीजिएगा तो क्या पता चल जाएगा? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में पीएल का बैलेंस, ठीक है। लास्ट कॉलम बना दें पीएल बैलेंस इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। होल्डिंग परसेंटेज 90%, 85%, 80%, 100%। चेंज इन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी जरा निकालिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हम बता देते हैं आपको। देखिए ओपनिंग में पीएल का बैलेंस देखिए यहां पे कितना था, ओपनिंग में पीएल का बैलेंस था 50,000, ठीक है। और क्लोजिंग में पीएल का बैलेंस कितना हो गया? 70,000, यानी प्रॉफिट कितना है? 20,000, यहां लिखेंगे 20,000। फिर आ जाइए यहां, ओपनिंग में था 30,000, बाद में हो गया 20,000, यानी -10,000,
निगेटिव 10,000 लिखिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए इस फिगर को। फिर अगला बताइए, 20,000 से 20,000 कुछ भी नहीं, फिर 40,000 से 55,000 15,000, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कितना, 90% करिए 20,000 का 18,000। लॉस में कितना परसेंटेज आएगा, 85%, 8,500। यहां पे कुछ आएगा ही नहीं, यहां पे पूरा 15,000, ठीक है। 2 लाख रुपया तो इसका अपना बैलेंस था, तो 2 लाख रुपया में ये वाला क्या पोजीशन क्या कीजिए और लगा दीजिए, तो 2,18,000 हो जाएगा। यहां कितना हो जाएगा, 1,91,500। यहां 2 ही लाख रहेगा क्योंकि सब्सिडी का कुछ ऐड ही नहीं हो रहा है, और यहां हो जाएगा 2,15,000। कर लिया सबने, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, आगे की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।